नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके सिटीजन्स वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, मेरा नाम आत्मजीत सिंह है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ उस वीडियो को शेयर कर सकें। क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसे सब तक पहुँचाना हम सबका फ़र्ज़ है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे कह दूं कि लद्दाख को लेकर मेरे मन में बड़ी व्यथा है और मैं कुछ दिनों से व्याकुल भी हूं कि लद्दाख में जो हो रहा है वो कश्मीर में पहले हो चुका है। इंटरनेट बैन, स्टोन पेल्टिंग के नाम पर एक तरीके से लोगों को डराया जाना, जो आम नागरिक हैं वहाँ के, वहाँ परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ लद्दाख में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि एक भीड़ 5 से 6 हज़ार लोगों की जमा हुई जिन्होंने वहां पे पत्थरबाजी की, आगजनी की, जिसके फलस्वरूप सरकार के सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई, 4 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में चारों निहत्थे सिविलियंस हैं, 2 ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, एक आपके लद्दाख स्काउट्स का डिफेंस पर्सनल था। और लद्दाखियों के बारे में कहा जाता है कि ना वो सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं भारत के, वो आर्मी की हेल्प भी करते हैं, वो पोर्टर का भी काम करते हैं, वो उनका सामान भी पहुंचाने का काम करते हैं, वो उनके आंख, कान, नाक सब कुछ है। उसके बावजूद इतना अविश्वास जो पैदा हो रहा है, क्या ये अलगाव को बढ़ावा देगा? क्या चाइना या अमेरिका की सीआईए को मौका देगा कि वहां पर कुछ चीजें खराब कर सकें? और क्या कश्मीर की तरह लद्दाख भी अलगाववादी तरफ जा रहा है, अलगाव की तरफ जा रहा है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। महाराजा हरि सिंह ने ग्लांसी कमीशन सेटअप किया था, जिसने प्रजा सभा रेकमेंड की थी। 75 मेंबरों की इस प्रजा सभा में 33 इलेक्टेड सीट्स थी, 10 हिंदुओं के लिए रिजर्व थी, 2 सिखों के लिए थी और 21 सीटें मुसलमानों के लिए थी। लद्दाख उस समय डिस्ट्रिक्ट होता था और 2 नॉमिनेटेड सीट्स उसमें राजा साहब की होती थी। पंडित श्रीधर कौल, एक कश्मीरी हिंदू श्रीनगर के जो थे, उन्होंने फॉर्मेशन की यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, YMBA, जो बाद में जाके लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यानी कि LBA बनी। लद्दाख की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है, जो अपने आप को प्रेजेंट करती है एक नॉन पॉलिटिकल सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जिसने रीजन की पॉलिटिक्स को दशक दर दशक आगे बढ़ाया है। 4 सेंचुरी से यानी कि 400 साल से लद्दाख पे नामग्याल डायनेस्टी का रूल था। उसके बाद स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर उसको एनेक्स करती हैं, डोगरा राज होता है उसमें। पार्टीशन के बाद लद्दाख की जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है वो लार्जली लद्दाख एसोसिएशन जो है, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, वो मैनेज करती है। और उन्होंने शुरू से ही लद्दाख को एक यूटी स्टेटस देने की कवायद की। उनको लगा कि लद्दाख के जो हक हैं वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में रह के या जम्मू कश्मीर के साथ रह के उनके हक अदायगी नहीं हो सकती। तो उन्होंने हमेशा कहा कि सेंटर जो है इसको अपने अंडर ले ले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है, हमारे पास नौकरियों के साधन कम है। यूटी बनेगा तो ज्यादा कमिश्नरेट होंगे, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, एक स्टेट का, एक यूनियन टेरिटरी का हमें दर्जा मिलेगा, तो उससे हम लोगों को नौकरियों के साधन ज्यादा उत्पन्न होंगे, सरकारी नौकरियां मिलेंगी और ज्यादा जो हमारे भार है, ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो पाएंगी। 1989 में चुआंग, तोप्सन चुआंग जो थे वो LBA के प्रेसिडेंट यानी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। चुआंग जो हेड करते हैं एपेक्स बॉडी ले की, जिसको ABL कहा जाता है, वो चेरिंग डोरजे लाकरुक जो कि अभी को चेयर हैं उसके, रिगजिन स्पालबार और नुआन रिगजिन जोरा के साथ एक असर्टिव सिक्योरिंग यूटी स्टेटस फॉर लद्दाख के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि यूटी स्टेटस लद्दाख को दिया जाना चाहिए। उसी साल एक झड़प होती है जिसमें एक बुद्धिस्ट युवा की कुछ 4 मुसलमान लोग जो हैं वो पिटाई कर देते हैं या उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, वहां एक कम्युनल टेंशन हो जाती है और कुछ समय के लिए लद्दाखियों में और कारगिल के लोगों में कुछ कहासुनी हो जाती है। LBA यानी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बॉयकॉट करती है मुसलमानों का, कहती है कि लेह में मुसलमान नहीं आएंगे। और इस पीरियड में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन पुश करती है सेंटर की सरकार को यूटी स्टेटस के लिए। PV नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में आती है। LBA की एजिटेशन में
कारगिल में एक कारगिल एक्शन कमेटी भी बन जाती है। उसमें जो उसके रिलीजियस हेड होते हैं उनका नाम अहमद मोहम्मदी होता है। केसी आइडिया ऑफ यूटी को अपोज करता है। वो कहते हैं कि हम कुल मिला के 1.5 पौने 2 लाख लोग हैं, अगर आधे आधे बढ़ जाएंगे तो हमारे आपस में जो मिलना जुलना है या आपस में आना जाना है वो कम हो जाएगा। केसी इसको अपोज करती है और लद्दाख को डिविजनल स्टेटस विद इन JNK कहने के लिए वो कवायद करती है कि लद्दाख को आप एक स्टेटस दे दीजिए, एक डिविजनल स्टेटस दे दीजिए, हमसे जुदा ना करिए, जैसे कश्मीर को जम्मू डिवीजन में दिया गया है। केसी के जो एफर्ट्स होते हैं उसमें इलेक्शन होता है मोहम्मद हसन कमांडर का, एक कारगिल मुसलमान जो लद्दाख के फर्स्ट मुस्लिम MP बनते हैं। और कंटिन्यूस बॉयकॉट जो है वो लेह में मुसलमानों का चलता रहता है। सेंटर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ट्राई पार्टी टॉक होती है सेंटर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में। हालांकि ये जो बात टॉक्स होती हैं वो काफी सेटबैक्स होते हैं, स्पेशली जब कांग्रेस की सरकार गिरती है और VP सिंह और चंद्रशेखर वहां पर आते हैं। उसके बाद कांग्रेस वापस 1991 में आती है। 1995 में PV नरसिम्हा राव के टाइम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट पास होता है, जिसमें हिल काउंसिल लेह और कारगिल के अलग अलग बना दिए जाते हैं। 30 मेंबरी लेह काउंसिल बनती है लेह में लद्दाख की, और कारगिल की बनती है कारगिल एक्शन कमेटी। दशकों से लेह में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। यूनियन टेरिटरी के लिए वो हमेशा से डिमांड करते रहे हैं हिल काउंसिल स्टेटस, उनका इग्नोर किया उस समय की मौजूदा सरकार ने भी। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख का समझिए चोली दामन का साथ है। तो ये क्यों हुआ कि लद्दाख को जब एब्रोगेशन हुई 370 की तो कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया, लद्दाख को यूटी स्टेटस दे दिया गया। इधर एब्रोगेशन में कश्मीर मातम मना रहा था और उधर लेह के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, पर वो नहीं जानते थे कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन होती है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हटा दिया जाता है और उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। लद्दाख में जश्न मनाया जाता है और कश्मीर में मातम मनाया जाता है। इसके आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। पॉलिटिकल क्राइसिस जो लद्दाख का है वो और भी, जो हाल ही में कल की घटना आपको बताता हूं कि ले एपेक्स बॉडी ने ऑन गोइंग डायलॉग जो सेंटर की सरकार के साथ 6 अक्टूबर को कुछ वार्ता थी, जिसमें LAB के नुमाइंदे और उनके को चेयर गृह मंत्रालय से और सरकार के नुमाइंदों से दिल्ली में मिलने वाले थे। उन्होंने इस टॉक से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। क्यों पुल आउट कर लिया है, क्यों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अब वो बात करना नहीं चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक रख के हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। सीधे सीधे लफ्जों में कहा कि गन पॉइंट पे कोई टॉक्स नहीं हो सकती। आपने निहत्थे लोगों पे गोली चलाई, आपने 4 नौजवानों के परिवारों को खत्म कर दिया, जिसमें एक लद्दाख स्काउट का लड़का था जो कारगिल की लड़ाई में अपने पिता के साथ था। उसके पिताजी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को लेटा के गोली मारी गई है, पीठ से गोली निकली है और कंधे, पीठ में गोली लगी है और कंधे से निकली है। ये गोली उसको लेटा के मारी गई है, इंटेंशनली मारी गई है। वहां पर इस तरीके का माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। सरकार के हाथ मेरे बेटे के खून से रंगे हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? जो को चेयर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, चेरिंग डोरजे लाकरुक, 77 साल के लाकरुक साहब ने एक पूरा दशक देखा, 4 दशक देखे लद्दाख और लेह के डेवलपमेंट में, और एपेक्स बॉडी में वो काफी समय से रहे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के चीफ के साथ वो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि रूट कॉज इसका प्रोटेस्ट का यूनियन टेरिटरी में है, नौकरियों की कमी होना, यूटी स्टेटस बना, 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, कोई DC, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस फोर्स नहीं बढ़ाई गई। यूटी के नाम पर हम लोगों के साथ धोखा हुआ, 5 डिस्ट्रिक्ट बना के हमको हमारे हालात पर छोड़ दिया गया। नौकरियां नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम नहीं है, काउंसिल्स के जो अख्तियार थे, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो काम होते हैं 6 शेड्यूल में, उनके पास जो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हॉस्पिटल्स है, वाटरवे है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो देखते हैं। जो वहाँ की जो पंचायत के काम होते हैं, वहाँ के जो लोकल लॉज होते हैं उनको वो गवर्न करते हैं। बहुत सारा कारभार एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट, मिनी गवर्नमेंट चलाने का काम एपेक्स बॉडी करती है। यूनियन टेरिटरी के बाद बनने के बाद उनके सारे अख्तियार उनसे छीन लिए गए।
लद्दाखियों के पास जो कुछ भी बचा था वो उनसे ले लिया गया। ये उनके साथ किया गया। और जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसको LHDC कहते हैं, ले और LHDC और कारगिल वर्चुअली डिफंक्ट हो गए। डिफंक्ट का मतलब कि बिल्कुल निष्क्रिय कर दिए गए। कोई फैसला वो नहीं ले सकते और कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार में बैठे एडमिनिस्ट्रेटर्स, होम मिनिस्ट्री द्वारा भेजे गए लोग अपनी मनमानी करेंगे, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। ये जो हिंसा की बात की गई, ये कहा गया कि जो उनके काउंसिल ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी जान खतरे में थे, इसलिए गोली चलाई गई। हालांकि निहत्थे लोग किस पर वार करते, ये भी सवाल खड़ा होता है कि कोई उन्होंने आगजनी नहीं की, कोई उनके हाथ में बंदूक नहीं थी, कोई भाला नहीं था, कोई तिरछी नहीं थी, कोई चाकू नहीं था, तो वो किससे डर रहे थे, क्यों गोली चलाई गई? 24 सितंबर को 4 लोगों को, निहत्थे लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया। और ये फायरिंग किसने ऑर्डर की, किसने, कौन सा यूटी ऑफिसर था या गृह मंत्रालय के डायरेक्ट ऑर्डर थे, इस पर एक जांच इंक्वायरी बैठनी चाहिए। लद्दाखियों की डिमांड है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर ये कमेटी बननी चाहिए, एसआईटी तुरंत बननी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि उस दिन फायरिंग का ऑर्डर जो सीआरपीएफ के लोग थे उनको किसने किया। हालांकि सीआरपीएफ और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं। और ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग मांग रहे थे, प्रोटेक्शन जो 6th शेड्यूल की है वो मांग रहे थे, अपना स्टेटहुड मांग रहे थे, अपने हक मांग रहे थे, क्या हक मांगने भी अब गुनाह है इस देश में? मोदी सरकार के सामने आप अपना हक मांगेंगे तो आपको हक देने की बजाय वो आपको गोली देंगे? क्या ये आज का सच है? लाखरुख साहब ने एक इंटरव्यू में यह भी बोला कि हम 370 को गलत मानते थे। हमें लगता था कि आर्टिकल 370 की वजह से यूटी का स्टेटस हमें मिल जाएगा तो शायद नौकरियां बढ़ जाएंगी। यूटी स्टेटस मिलने से बिजनेसेस आएंगे। यूटी स्टेटस मिलने से सरकार, सेंटर की सरकार निवेश करेगी, नौकरियां उत्पन्न करेगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपैंड होगा और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 70 साल से जो 370 हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, आज उसके जाने से अब हमें पता लगा कि यूटी के अंडर, केंद्र की सरकार के अंडर हमारे यहां एक तरीके से मार्शल लॉ लगा दिया गया। वो कहते हैं कि यूटी बनने के बाद सेक्रेटरिएट तो बना पर नौकरियां नहीं मिली, नौकरियां जनरेट ही नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि काउंसिल एम्प्लॉइज जो हैं वो सेक्रेटरिएट वर्क के लिए क्लास 4 एम्प्लॉइज भी जो हैं पूरी तरीके से रिक्रूट नहीं किए गए। हमने देखा कि 5 डिस्ट्रिक्ट बने और उन पांचों डिस्ट्रिक्ट में हमने सोचा था कि ज्यादा डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, एसएसपीज होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। एक एक्स्ट्रा पियन भी अपॉइंट नहीं हुआ, यानी कि चपरासी भी अपॉइंट नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। लाखरुख साहब आगे कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड इन द यूटी वाज अ प्रॉब्लम सिंस द काउंसिल अर्लियर हैड द फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। यानी कि काउंसिल स्टाफ को अपॉइंट करता था, पर अब तो हालात ये हैं कि काउंसिल के पास भी अख्तियार नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर एम्प्लॉइज रख सके, इवन डिविजनल कार्डर एम्प्लॉइज रख सके, जो 100% लोकल होते थे और काउंसिल के पास पूरा उसका हक होता था। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है, काउंसिल रिक्रूटमेंट बोर्ड को बंद कर दिया गया है, शटडाउन कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट हो रही हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हो रही हैं। पोस्ट क्रिएशन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर तो अपना मार्जिन रख के तनख्वाह देते हैं, सरकार से पैसा मिलता है, सरकारी अफसर के साथ साठगांठ होती है, अफसर भी पैसा कमाता है, कॉन्ट्रैक्टर भी पैसा कमाता है, काम करने वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता है। तो ये ठेकेदारी प्रथा शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी बनाकर अपने ठेकेदारों को भेजकर वहां पर लोगों के हक मार रही है, लोगों की तनख्वाह खा रही है, लोगों की नौकरियां खा रही है। तो लोग भड़केंगे नहीं, लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? और जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनको गोलियों से भून देंगे। यही नया भारत है। और इसी नए भारत को आप लोगों को चेतना है कि क्या इस नए भारत की परिकल्पना हमने की थी 2014 में जब मोदी सरकार को हमने इलेक्ट किया था? क्या इस नए भारत की हमने परिकल्पना की थी जब हमें कहा गया था कि मोदी जी आएंगे, देश का चौकीदार आएगा, काला धन आएगा, नौकरियां उत्पन्न होंगी, किसान की आय दुगनी होगी, लद्दाख के यूटी स्टेटस में लद्दाख में नौकरियां उत्पन्न होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, बॉर्डर सुरक्षित होंगे। 56 इंच की छाती ने कितने हमसे वादे किए,
और क्या उन वादों को पूरा किया गया? आपने एक डीजीपी भेजा, आपने कुछ कमिश्नर्स भेजे, आपने कुछ सेक्रेटरीज भेजे, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने उनके अंडर काम करना था, उनको क्यों नहीं रिक्रूट किया गया? लद्दाख बुद्धिस्ट काउंसिल के एपेक्स बॉडी के चीफ जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट सिस्टम ये करप्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड है और भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कभी भी पूरे रेम्युनरेशन नहीं देता है और अफसरों के साथ साठगांठ करके पैसा आपस में बांट लेते हैं। पहले लद्दाखियों को जॉब मिलती थी, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती थी, जब जम्मू और कश्मीर की स्टेट के साथ उसको 370 के अंडर प्रोटेक्शन थी। अब 370 हट गया है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिल रहा है और लद्दाख को भी स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, उनकी नौकरियां भी खत्म हो गई। ये ठेकेदारी प्रथा लद्दाख के लिए अच्छी नहीं है और हम चाहते हैं कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए और लद्दाख को वापस आप 370 दे दीजिए। हम जम्मू कश्मीर के साथ खुश थे, हम उनके साथ एक परिवार के साथ रहते थे। अब तो हमें ऐसा लग रहा है मनात हो गए हैं, ना सेंटर हमें देख रहा है और जम्मू कश्मीर से हमको अलग कर दिया गया है, ऐसा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का कहना है। सरकार से वो वार्ता गन पॉइंट पे नहीं करना चाहते। जब उनसे पूछा गया कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ, 2023 में सरकार ने बातचीत शुरू की थी। बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में एलएबी के लाखरुख साहब कहते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि वो होमोजेनिटी चाहती है, वो हर जगह एक समान लोगों से डील करना चाहती है। देश की विविधता, अनेकता में एकता, जो इकोलॉजी है वहां की, वो इतनी फ्रेजाइल है। वहां पानी की किल्लत है, वहां खाने की किल्लत है, वहां और बहुत सारी मुश्किलें हैं। बजाय उन मुश्किलों को एड्रेस किए, बजाय वहां के लोकल इश्यूज को एड्रेस किए, भारतीय जनता पार्टी अपने शाखा का दफ्तर खोल वैसे ही करना चाहती है जैसे वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कर रही है। एपेक्स बॉडी का यह भी कहना है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लगातार मिलते आ रहे हैं। हाई पावर्ड कमेटी उनकी बनी थी 2023 में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। हमने कई दौर की वार्ताएं की, इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोब कराने के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट हुए कि जो भी वहां वायलेंस हुई उस पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में एक जुडिशियल प्रोब करानी जरूरी है। 4 प्रोटेस्टर्स जिनमें बताया कि एक कारगिल वेटरन था, उसकी मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली द्वारा। बहुत सारे दर्जनों उसमें इंजर हो गए। 50 प्रोटेस्टर्स अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं और लद्दाख बुद्धिस्ट काउंसिल के लोग, एलएबी लीडर्स ये कहते हैं कि लद्दाख पुलिस को सारे केसेस हम पे से विड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का काम नहीं है। ये सत्ता पक्ष के लोग, ये एडमिनिस्ट्रेटर के लोग वहां दंगा भड़काना चाहते थे, वहां आगजनी करवाना चाहते थे, वो लोगों को डिस्पर्स करना चाहते थे, क्योंकि वो शेड्यूल 6 के तहत लद्दाख को लद्दाख के हक अदायगी नहीं करना चाहते। लद्दाख को यूटी का स्टेटस से स्टेट का स्टेटस नहीं देना चाहते जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में ले जाया गया है, एनएसए लगाया गया है। पता नहीं कितने साल या कितने महीने या कितने दिन वो जेल में रहते हैं। टॉक लद्दाख के एपेक्स बॉडी हो या कारगिल का डेवलपमेंट काउंसिल हो, दोनों में अब एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दरार खींच दी है, एक बड़ी लाइन खींच दी है। अक्टूबर 6 को क्या होता है? क्या एलएबी और केडीए मिलके सोनम वांगचुक की रिहाई की बात करेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो लद्दाख में चुप्पी है, शांति है, इंटरनेट शटडाउन है। शायद मेरे लद्दाखी भाइयों तक मेरा इंटरव्यू पहुंच पाए ना पहुंच पाए, मेरी संवेदना आपके साथ है और इसी के साथ मैं आपको अच्छो झूले प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड लद्दाखी पीपल विल फील सेफ एंड दे विल गेट देयर जॉब्स बैक। थैंक यू वेरी मच। जरूर भूलिएगा नहीं, सिटीजन वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।